वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल एग्जाम मेड इजी पर। चलिए गए जल्दी जल्दी से सभी के सभी लोग आ जाइएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत ही बढ़िया टॉपिक हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है इलेक्शन कमीशन चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था। चलिएगा पहले इसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं। क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म गाइस दैट इज कॉल्ड अनअकैडमी। अनअकैडमी जो हमारा इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर्स है गाइस वो सारे के सारे आपको यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। आप लोग देख रहे हैं इंडिया के सारे टॉप बेस्ट एजुकेटर्स हैं जो यहाँ पर हैं। आगे देखिए गाइस, अबाउट मी की अगर हम बात करते हैं, अबाउट मी की अगर हम बात करते हैं तो कैलाश केवल आप लोगों को ऑलरेडी पता है, एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर, टीचिंग एक्सपीरियंस गाइस मोर देन 5 ईयर, प्रेजेंटली राइटिंग अ बुक ऑन हरियाणा जीके एंड इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। गाइस मेरा टीचिंग एरिया जो है जीएसएफ फॉर इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जीएस पर्पस पेपर सेकंड, पीएसआईआर मेरा ऑप्शनल है और इंडियन इकोनॉमी फॉर जीएस पर्पस के लिए है। ठीक है ना गाइस, चलिएगा गाइस देखिए ऑल इंडिया टू रैंक, ऑल इंडिया टू रैंक जो है जागृति अवस्थी जी की जो है इंडिया अन अकेडमी की क्या है, ये लर्नर नहीं है। अन अकेडमी क्या है, लर्नर नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन। और गाइस इन्हीं के साथ में क्या है, और भी कैंडिडेट है हमारे जिन्होंने ये अचीवमेंट करी है। ऑल इंडिया 9 रैंक है, ऑल इंडिया सेकंड रैंक है, ऑल इंडिया 10 रैंक है, ऑल इंडिया 13 14 16 गैस 20। तो गैस ये वाले सारे के सारे जो है जिसमें टॉप मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 से 20 की लिस्ट में ये 7 लर्नर शामिल है। फिर 21 से 100 की लिस्ट में गैस हमारे 20 लर्नर शामिल है। और अगर 761 तक की, 101 से 761 तक के बोले तो गैस हम लोग के 142 लर्नर है जो कि अन अकेडमी के लर्नर रह चुके हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ। दैट्स ग्रेट। 7 रैंकर्स इन टॉप 20, 15 रैंकर्स इन टॉप 50 और 169 रैंकर्स क्या है इसके अंदर है जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, क्रैक किया, स्टिल कंटिन्यू। गाइस आगे देखिएगा, जब आगे हम लोग बात करते हैं जागृति अवस्थी, अपाला, गांधी बुधानिया, नयर, पी सृजा, सिंह मिश्रा, दिव्यांशु, जगत नरवदे, दिव्यांशु और अभिषेक। ये गाइस ये जो हमारे कैंडिडेट है टॉप 50 के अंदर कैंडिडेट है, जिनकी लिस्ट गाइस आप लोगों को यहाँ दी हुई है। गाइस अब देखिएगा आगे, इन लोग प्रोग्राम था 28 से 30 सितंबर के बीच तक का गाइस प्रोग्राम था, जिसमें आप लोगों को इनरोल होना था। तो स्पेशल प्राइस के लिए लगा, जिसमें रिड्यूस 10% गाइस क्या है, फीस को रिड्यूस करा गया था। और आगे के लिए कितना है, 10% और आपको कोड का यूज करने पे गैस क्या मिलेगा, केवल कोड यूज करने पे 10% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। यानी कि आपको टोटल 20% ऑफ मिलेगा गैस। प्लस जीएस प्लस कॉम्बो, आइकॉनिक जीएस, आइकॉनिक कॉमन प्लस ऑप्शनल को लेकर गैस ये है। 1 ईयर का प्रोग्राम है, 2 ईयर का प्रोग्राम और 3 ईयर का प्रोग्राम गैस, जिसके अंदर आप लोग की ये फीस दे रखी है। यहाँ पर 40,000, 58,000 और 72,000, यहाँ पर 46, 66, 80, 60, 93, 124, 63, 97, 128 और 24, 36 और 45। गाइज ये फीस दे रखी हो, जल्दी से जल्दी कीजिए और अपनी सीट को क्या कीजिए, बुक कीजिए। गाइज ये देखिएगा, ये जो 3 अक्टूबर का हम लोग का हो चुका है एग्जाम गाइस, एवरी संडे याद रखना आप लोग क्या, एवरी संडे गाइस 11 AM का इसका टेस्ट रहता है। 11 AM का क्या होता है आप लोग का इसका टेस्ट होता है, जिसके अंदर यूपीएससी कॉम्बैट के जिसको बोला था ना अकेडमी कॉम्बैट, ठीक है ना, ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर लाइव टेस्ट होता है गाइस। अगर आप इसके अंदर लाइव टेस्ट देते हैं तो आप लोग वर्थ ₹4 करोड़ की जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, जिसमें 1 से लेकर के 3 रैंक तक के जो कैंडिडेट आते हैं उनको 1 साल का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा फ्री में। जिनकी रैंक 4 से 10 के बीच में आती है उनको 75%, जिनकी रैंक 11 से 50 के बीच में उनको 50%, और गए जिनकी रैंक 51 से 500 के बीच में आती है उनको 25% की स्कॉलरशिप दी जाएगी। यहाँ पर एनरोल करना है, यूट इनवाइस कोड, इनवाइट कोड क्या रहेगा, ऐसा आपको केवल रहेगा जिसमें आप लोग को यूज करना है। आगे देखिएगा, यूपीएससी सीएससी अल्टीमेट सरप्राइज अन अकेडमी दे रहा है, किसके लिए सरप्राइज दे रहा है, क्या गाइस वो सरप्राइज है हिंदी और इंग्लिश में, दैट इज कॉल्ड बुक्स प्रोवाइड करवाना है। और गाइस आप लोगों को पता है स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, बुक्स। उसके लिए तो यही एक गिफ्ट है जो पढ़ने वाले होते हैं। वर्थ ₹10,000 तक की बुक्स फ्री जाएंगे, फ्री विद 1 ईयर सब्सक्रिप्शन जो लेगा। इसके अंदर क्या 100% सिलेबस कंप्लीट है, हाईली स्ट्रक्चर्ड इज ऑफ लर्निंग है, क्रिएटेड बाय यूपीएससी एक्सपर्ट्स है, प्रीवियस क्वेश्चन इंक्लूड और करंट अफेयर, करंट अपडेटेड विद करंट अफेयर्स के साथ है। वैलिड ओनली जीएस, आइकॉनिक एंड कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के लिए गाइस, फॉर जीएस पर्पज में GS2, GS3 और GS4 चारों पेपर्स के लिए गाइस क्या इसके अंदर इंक्लूड करा गया है। चेज योर यूपीएससी ड्रीम्स, नथिंग कैन स्टॉप, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। ज्वाइन लॉन फॉर यूपीएससी में गाइस ज्वाइन कीजिए। देखिएगा स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, मनी, पैसा। उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन गाइस अन अकेडमी जो
सपने को भी लोगों के साकार करने के लिए आ रहा है। आप लोगों को पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप लोग लोन लीजिए, यहाँ पर लोन लीजिए। अगर आपके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है तो आप आइए लोन लीजिएगा यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए अकेडमी पर। कि सर चार्ज क्या करेंगे आप? गाइस चार्ज कुछ नहीं है, 0% जीरो इंटरेस्ट रेट है, अप्रूवल इन 2 आवर्स है, नो हिडन चार्जेस है, मिनिमल पेपर वर्क और फ्लेक्सिबल। गाइस क्या है, टेन्योर। गाइस मैं अगर आपको परमिशन हो थोड़ा सा पानी पी लूं। चलिए गाइस आगे देखते हैं। अप्लाई फॉर लोन हेयर के लिए बात कर रहा है, किसके लिए? अप्लाई फॉर लोन हेयर। गाइस ये चीजें इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अप्लाई फॉर लोन कर सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 10% का क्या दिया गाइस, डिस्काउंट दिया जाएगा। और कोड क्या यूज करना है गाइस, यू नो वेरी वेल, कोड क्या यूज करना है, कोड क्या यूज करना है, के वाल कोड यूज करना है, ठीक है ना। अब इधर आगे देखिए गाइस, ये दो प्रोग्राम दे रखे हैं, एक तरफ आइकॉनिक दे रखा है, एक तरफ कौन सा दे रखा है, प्लस का प्रोग्राम दे रखा है। ये जो लाइव क्लास है, ये आपकी लाइव क्लास है, ये किसके लिए है, प्लस के लिए। वीकली टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। स्ट्रक्चर कोर्सेज को डिजाइन किया गया, अनलिमिटेड एक्सेस है, जिसके आप क्लास चाहे देख सकते हैं उसके लिए। लेकिन साथ में होता है आइकॉनिक प्रोग्राम। गाइस आइकॉनिक प्रोग्राम के अंदर आपको पीजी दिया जाएगा, यानी कि रहने के लिए पीजी नहीं, तो आपको क्या दिया जाएगा, पीजी का मतलब पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी, किसके द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा, किस तरीके से एग्जाम को क्रैक करना है। स्टडी प्लानर आप लोगों को बताया जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों का वीकली रिव्यू ले जाएगा कि जिस प्लान के अकॉर्डिंग आपको बताया गया उस प्लान के अकॉर्डिंग आप लोग स्टडी कर रहे हैं। टेस्ट की एनालिसिस की जाएगी एक्सपर्ट्स के द्वारा कि आप लोग कहाँ कमी कर रहे हैं टेस्ट के अंदर, दिन समय आपके मार्क्स क्यों कमा रहे हैं। एक्सपर्ट्स की गाइडलाइंस गाइस आपको ली जाएंगे, जिसमें आप लोग की स्टडी को बूस्ट करने के काम आएगी कि किस तरीके से स्टडी करनी है। क्यों? क्योंकि किस तरीके से जो और कैंडिडेट है कम पढ़ के ही अच्छे नंबर ला सकते हो, और आप जो दिन भर किताबों में लगे रहते हो फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ सकते गाइस, स्टडी लेके आते हो। स्टडी मटेरियल गाइस, जिसमें आपको फिजिकल फॉर्म में गाइस ये और प्रैक्टिस सेट में आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है ना। चलिएगा आगे। अब देखिए गाइस यहाँ पर दो प्रोग्राम दे रखे हैं, जिसके अंदर आपको बताया एक प्लस का है और एक आइकॉनिक का है। गाइस आप लोगों को चाहे प्लस का लीजिएगा, आइकॉनिक के लीजिए, आपकी इच्छा है, लेकिन आप लोगों को मैंने प्लस और आइकॉनिक के बारे में फीचर्स बता दिए। और मैं तो आप गाइस आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, जहां प्लस के अंदर आप लोग ले रखे थोड़ा सा और इन्वेस्ट करके आप लोग आइकॉनिक के लीजिएगा, जिसके अंदर आप लोग अपने सारे क्या है, सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। ये प्लस आइकॉनिक है और ये आपका प्लस आइकॉनिक है, ठीक है ना। इसके अंदर बता रहे हैं प्लस का और आइकॉनिक का प्रोग्राम, इसके अंदर 64,000 रुपए फीस है, और गाइज इसके अंदर 1,04,000 रुपए फीस है। गाइज आपको तो लोन प्रोवाइड हो रहा है, बिल्कुल आप आराम से इजिली ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ पर देखें हम लोग किसके, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो गाइज ये 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन दे रखा है, टिल मेंस 2022 तक वैलिड है। बिल्कुल 12 मंथ का 2,292 रुपए, आफ्टर 10% 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा गाइज। किसके लिए आप लोगों को कोड यूज करना है, कौन सा, के वाला आप लोगों को कोड यूज करना है, जिसके अंदर मेंस 2022 से प्रोग्राम है। और गाइज आपकी पर मंथ की जो हो जाएगी वो 2,063 रुपए फीस हो जाएगी अप्लाई कोड के बाद, एंड आफ्टर द प्रोसीड। अब देखिएगा गाइस ये क्या कहता है, टेस्ट सीरीज उन्हें प्रोवाइड करवा रखी है, तो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रखी थी गाइस चुनौती 2.0 को लेकर के, जिसके अंदर आप लोगों को क्या गाइस कंप्लीट जीएस को लेकर के प्रोग्राम चलाया गया, कंप्लीट जीएस को लेकर के प्रोग्राम चलाया गया, जिसके अंदर आपकी टेस्ट सीरीज रहेंगी। और गाइस आप लोगों को पता है टेस्ट सीरीज का कितना बड़ा रोल है, तो इसी तरीके से आगे भी जैसे चला, इसी तरीके से आगे भी टेस्ट सीरीज आपकी चलती हुई रहेंगी। आप लोगों को कोड क्या यूज करना है, केवल कोड यूज करना है आप लोग को अपने टेस्ट को अनलॉक करने के लिए, जिसको क्या है आपको अनलॉक टेस्ट करना है, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं। गाइस ये इसके अंदर देखिएगा 1 ईयर के और 2 ईयर के बैचेस बना रखे हैं। ये 1 ईयर के और 2 ईयर के बैचेस बना रखे हैं, जो कि गाइस हमारा 29 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। गाइस आप लोग इसके अंदर एनरोल होइए और अपना एडमिशन लीजिएगा। मिशन 2022 टारगेट करा गया है बाइलिंगुअल, इसमें एक्सपीरियंस 2022 इंग्लिश को लेकर के। इसमें 2 ईयर का बैच है 2023 बाइलिंगुअल, 2023 इंग्लिश को लेकर के। इसमें मई या जून को टारगेट किया है, तो मई या जून में एग्जाम होगा गाइस आप लोग को पता है। और इसके अंदर जो दे रखा है वो 5 जून को एग्जाम हुआ है, ठीक है ना, 22 में। उसके बाद 18 अक्टूबर से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आंसर राइटिंग प्रोग्राम है गया, जिसके अंदर बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश को लेकर के कवर किया गया है। आगे कहते हैं गाइस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोग के लिए, सबसे बड़ी वीकेंड करंट अफेयर सिंप्लीफाइड बैचेस, वीकेंड जो करंट अफेयर है उसके लिए सिंप्लीफाइड बैचेस बना रखे हैं। पाथवे टू क्रैक यूपीएससी टॉप एजुकेशन स्टार्ट्स ऑन 29 सितंबर से गाइस ये स्टार्ट हो रहा है। आप कहोगे सर करंट अफेयर्स के लिए क्या सोर्स रखे जाएंगे, करंट अफेयर्स के लिए सोर्स रखे जाएंगे हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, योजना, पीआईबी, राज्यसभा, ऑल इंडिया रेडियो,
कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, ईपीडब्ल्यू विल बी कवर्ड बाय एक्सपर्ट्स, इनके द्वारा ये सारे के सारे। और गाइज आप लोगों को मंथली करंट मैगजीन के रूप में मिलेगा, और आपको किस फॉर्म में मिलेगा गाइज, आप लोगों को जो है ये सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में गाइज आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट, बिल्कुल गाइस, बिल्कुल आप लोगों के सपनों को साकार करने के लिए आ रहा है अनअकैडमी, और आ चुका है, ठीक है ना। राजा का बेटा राजा नहीं, अब राजा बुक बनेगा, जो उस सीट का क्या रहेगा, हकदार रहेगा। गाइस अपने आप को खींच करके कर दीजिए, 10 अक्टूबर, ज्यादा दिन नहीं रह गए गाइस, आपको पता है कितने दिन रह गए, 2-4 दिन ही रह गए इसको लेकर के, 2 से 4 दिन इस एग्जाम को लेकर के रह गए हैं, बस इसको कवर कीजिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से, और अपने सपनों को क्या है साकार कीजिएगा गाइस। जो स्टूडेंट इस समय नहीं दे रहे हैं एग्जाम गाइस, 5 जून का एग्जाम है, उसके लिए अपने आप को ऐसे कर दीजिए प्रिपेयर, अभी से ही लग जाइए खींच करके, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में आपका नाम, ठीक है ना, उसके बाद मेंस दीजिए, और इसके बाद इंटरव्यू दीजिए, और सिलेक्शन लेके अपने घर जाइए। सोच के देखिए गाइस वो मंजर क्या रहेगा जब आप लोग गाड़ी में से उतरेंगे और आपको इस तरीके से करा जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा गाइस, हम लोग का सेक्शन आप लोग को बताया था, इलेक्शन कमीशन चल रहा था, बिल्कुल, जिसके अंदर आर्टिकल 324 से कितना 329 के बीच में लेकर के इसको बताया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बिल्कुल, हम लोगों ने गाइस कितने क्वेश्चन देख लिए थे, क्या आप मुझे बता सकते हो हम लोगों ने कितने क्वेश्चन देख लिए थे? हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने 18 क्वेश्चन देख लिए थे शायद, हाँ 18 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए थे गैस, और जिसके क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोगों ने दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या दे दिया था आप लोगों ने, आंसर दे दिया कि सर ये 18 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या बताया था कि ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल 1 मई 1982 में किया गया था गैस। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, केरल के परवूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में, और ये बिना बिजली के भी चल सकता है क्योंकि इसमें बैटरी चलती है गैस। बिल्कुल, इसका आंसर क्या दे दिया था आप लोगों ने, सी दे दिया था, दैट्स ग्रेट गैस, वेरी गुड। अब चलते हैं गाइस, अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर ये रहा। चलिए गाइस जल्दी जल्दी से पढ़िए आप लोग, बिल्कुल। चलिए, आप लोग के कमेंट जो कंटिन्यू देखे जा रहे हैं, बिल्कुल जल्दी जल्दी से आ जाइए गाइस, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग, सभी के सभी लोग आ जाइएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग गाइस। चलिएगा जल्दी जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा, दैट्स ग्रेट, बहुत ही बढ़िया तरीके से गए। चलते हैं हम लोग, निम्न कथनों पर क्या करना है आपको, विचार करना है, निम्न कथनों पर क्या करना है आपको, विचार करना है। चलिए गाइस, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर दीजिए। ईवीएम के संदर्भ में क्या कहता है, ईवीएम के संदर्भ में, ईवीएम के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बातें कर रहा है, कहता है ईवीएम के संदर्भ में कुछ बातें करके बताइएगा। कहता है 1983 के बाद इन मशीनों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। 1983 के बाद क्या है गाइस, इन मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि चुनाव में वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल को वैधानिक रूप दिए जाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जारी हुआ था। चलिए गाइस देखते हैं क्या कहते हो इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्या 1983 के बाद इन मशीनों का, 1983 के बाद क्या इन मशीनों का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है? क्यों? क्योंकि केरल में कब करा गया था गाइस, 1982 में कहा गया था, लेकिन 1983 के बाद इन मशीनों का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि चुनाव में वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल को वैधानिक रूप दिए जाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जारी हुआ। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ये भी बात सही है कि जब तक किसी चीज को हम लोग वैधानिक ना कह देंगे, किसी चीज को हम लीगल ना कह देंगे, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, यूज कैसे कर सकते हैं। दूसरा कहता है कि दिसंबर 1988 में संसद ने इस संशोधन कानून में संशोधन किया तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में नई धारा 60A जोड़ी गई, जो आयोग को वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल का अधिकार देती है। कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए गाइस देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, एक बार पढ़िएगा, सोच समझ के गाइस आंसर दीजिएगा, सोच समझ के आंसर दीजिएगा, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर देते हैं, दैट्स ग्रेट गाइस। इस समय बता, अच्छा एक बात बताइए, आपके हिसाब से कौन सी सही रहता, बैलेट पेपर वाला, जैसे वोटिंग करने के लिए जाता है, वोटिंग करने के लिए तो बैलेट पेपर बेस्ट रहता है, या फिर आपके लिए वो बेस्ट रहता है, क्या नाम है, ईवीएम बेस्ट रहता है? चलिए गाइस जल्दी से बताइएगा। चलिए गाइस, आप लोग लगातार कमेंट देखे जा रहे हैं, एक मिनट। देखिए गाइस, इसके अगर हम बात करते हैं तो इसमें तो अपना कौन सा कथन सही है गाइस, बिल्कुल आप लोगों ने कुछ ने बताया है,
गैस इसका आंसर सही है। क्या है इसका आंसर? सी आंसर सही है इसका। क्या है? सी आंसर सही है गैस। 1983 के बाद इन्हें बंद कर दिया गया था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का बात हुई, आगे बातचीत चलती रही, इसके आधार पर संशोधन किया गया, ठीक है ना। तो दिसंबर 1988 में, यानी कि पूरे 5 साल बाद क्या है, 5 साल बाद इसको फिर संशोधन किया गया, इसमें अमेंड किया गया, और अमेंड करने के बाद रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट आरपीए 1951 में नई धारा जोड़ दी गई। गाइस एक मैंने आपको बताया ना, आरपीए, आरपीए क्या कहता है? आरपीए 1950 और आरपीए 1951। गाइस रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1950, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 51 को गाइस पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके में क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं गाइस, आप लोग इससे मना नहीं कर सकते कि सर हम नहीं पढ़ेंगे इससे मोस्टली। और आप लोगों ने देखा होगा लास्ट ईयर में इससे रिलेटेड मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया था गैस, मेंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को देखना है। चलिए गाइस बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने आंसर दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखते हैं वीवीपैट। वीवीपैट क्या होता है? चलिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर दीजिएगा, देखते हैं कौन इसका आंसर सही देता है। चलिए गाइस मैं आप लोग के कमेंट देख रहा हूं, क्या कहते हो? बिल्कुल बिल्कुल आप लोग कमेंट दे रहे हैं। चलिए गाइस जल्दी जल्दी, कोई बात नहीं, सोच समझ कर बताइए गाइस क्या है ये। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग दे रहे हैं आंसर। चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग क्या कहते हो। देखिए गाइस क्या कहता है यहाँ पर, वीवीपैट वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। वीवीपैट एक प्रकार की मशीन है जिसे ईवीएम के साथ जोड़ा जाता है। गैस बिल्कुल सही बात बोली है। वीवीपैट क्या है? एक प्रकार की मशीन है जिसको क्या करा जाता है? ईवीएम के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है ना। वीवीपैट के साथ प्रिंटर की तरह का एक उपकरण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़ा होता है। ये वीवीपैट के साथ एक प्रिंटर है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के साथ क्या होता है? जुड़ा हुआ है। आगे देखिएगा, ईवीएम की तरह इसे भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बील तथा इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा डिजाइन किया गया है। वीवीपैट का इस्तेमाल सबसे पहले 2013 में मिजोरम के निर्वाचन में किया गया था। निम्न में से कौन सा सत्य है? चलिएगा देखिएगा, इसका आंसर बताइएगा। मैं इसमें थोड़ी डिटेल बता देता हूँ आपको। गैस हुआ क्या था, ये मुद्दा उठा था। तो इसमें ये मुद्दा उठाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मुद्दा दिया था कि चुनाव आयोग की एक याचिका पर जवाब देते हुए उसने कहा था कि जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो मशीन है, और जो वीवीपैट के जो इकाइयों से किए गए वोट है, उनमें प्रत्येक विधानसभा क्या कहता है, प्रत्येक विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कम से कम 30% मतदान केंद्रों पर यह सत्यापित किए जाएंगे, 30% मतदान केंद्रों पर लगाए जाएंगे। और गैस इसके आधार पे जो हमारे क्या नाम थे, सीजीआई थे मुख्य रंजन गोगोई जी, रंजन गोगोई ने इसकी अध्यक्षता में एक पीठ तैयार करी थी जिसके आधार पर जो बताया गया था। और ये जो याचिका डाली गई थी, हमारे पूर्व आईपीएस अधिकारी थे, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, शायद एमजी कुछ करके था, एमजी देव सहाय कुछ करके ऐसे नाम था, ठीक है ना। तो उन्होंने और आपके एक बैंक रिटायर एक पर्सन थे, वो सॉरी एक रिटायर्ड पर्सन थे, बैंकर थॉमस फ्रैको थे, और एक नेता थे, इन 2-3 तरीकों ने इन्होंने डाली थी याचिका की इस तरीके से। और उन्होंने क्या कहते हैं याचिका में कहा था कि ये जो लगाया जाता है, तो ये एक तरीके से मनमाना, तर्कहीन और संविधान के अनुच्छेद
14 का उल्लंघन करता है, क्योंकि आदमी इसमें मनमाना वोट वगैरह करते हैं। तो उन्होंने काफी सारी इसके अंदर बातें कही थी, तो इसको लेकर के बात कही थी। अब हम लोग बात करते हैं किसकी की वीवीपैट की 1, 2 एंड 3। गैस इसके अंदर 3 ऑप्शन सही होते हैं। कौन सा? ए ऑप्शन सही होता है इसका। 1, 2 एंड 3 ऑप्शन सही होता है। गैस डी सही नहीं होता है। डी सही नहीं होता है क्योंकि वीवीपैट का इस्तेमाल सन 2013 मिजोरम के निर्वाचन में नहीं किया गया था। अच्छा गैस चलिएगा, आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि वीवीपैट का जो इस्तेमाल है कहाँ करा गया था? सबसे पहले गए, जल्दी से जल्दी बताइएगा आप लोग कमेंट करके। क्यों? क्योंकि आप लोग के कमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिएगा देखता हूं कौन इसके अपडेट रहता है, कौन इसके अपडेट रहता है। चलिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हैं। चलिएगा इसका आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। चलिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22। चलिएगा, आप लोग के कमेंट देखे जा रहे हैं। चलिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलिएगा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया तरीके से। गैस आंसर मिल गया। कहाँ यूज करी गई थी वीवीपैट की पहली मशीन? अच्छा जी, देखिएगा, वीवीपैट के जो मिजोरम के निर्वाचन का पूछा है, यहाँ पर कहाँ करी गई थी गैस? नागालैंड के अंदर। ठीक है ना, कहाँ की गई थी? नागालैंड। ठीक है ना, यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए गए, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1996 के द्वारा निर्वाचन विधि में हुए हाल के संशोधनों के विषय में। जन प्रतिनिधि संशोधन 1996 द्वारा निर्वाचन विधि में, किसमें कहता है? निर्वाचन विधि में हाल में हुए विषय के संबंध में क्या कहता है? देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के संविधान के अपमान के लिए किसी के दोष सिद्धि होने पर दोष सिद्धि की तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधान मंडलों में चुनाव लड़ने की योग्यता रोक दी जाएगी। गजब, क्या बात है। दूसरा, लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी हेतु जमा किए जाने प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई। चलिए गाइस, देखते हैं आप लोग क्या आंसर देते हो इसका, क्या आंसर देते हो। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग का स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, इस सोच समझ कर देखिएगा। और आप लोगों को पता है जब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम या फिर आप लोगों ने देखा है, जब भी आप राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय गान का सम्मान वो करेंगे, आप लोग किसी तरीके से करेंगे, तो आप लोगों को भी दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि आपके खिलाफ भी क्या है, कार्यवाही की जा सकती है। आपके खिलाफ भी क्या है, कार्यवाही की जा सकती है। चलिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर दे रहे। देखिएगा, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा क्या कहता है। सोच समझ कर आंसर दीजिएगा क्या कहता है। कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। देखिए गाइस, ये बात बिल्कुल सही बोली है। इसके अंदर जो आंसर आता है वो कथन सत्य है। इसका आंसर आंसर सी आता है। ये दोनों के दोनों ही सही है। गाइस, आप लोगों को पता है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान, संविधान, गैस इन तीन का अगर आप लोग आदर सम्मान नहीं करते हो, आपके खिलाफ क्या है, कार्यवाही की जाएगी। और गैस आपको पता है इसके बारे में आपकी फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य के अंदर भी पहला पहला मौलिक कर्तव्य दिया है। गैस याद रखना, इसके अंदर कहीं भी आप लोग का राष्ट्रीय गीत को शामिल नहीं किया गया है, यानी कि वंदे मातरम को शामिल नहीं किया गया है। गाइस इस चीज का आप लोगों को पता है कि इसके अंदर वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रीय गीत को शामिल नहीं किया गया। किसको किया गया है? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय गान को शामिल किया गया।
क्या कहता है 1996 द्वारा। गाइस बिल्कुल ये बात सही है, पहली स्टेटमेंट, दूसरी सही स्टेटमेंट सही है। सबसे बड़ी बात ये कहता है कि ये जो 1996 का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आया था गाइस, ये दिनेश गोस्वामी समिति, याद रख लेना कौन सी, दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश के आधार पर, दिनेश गोस्वामी समिति जो उनके रिकमेंडेशन के आधार पर सिफारिशों पर आधारित है, ठीक है ना। ठीक है ना, तो इसका आधार पर, ठीक है गाइस, चलिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका आंसर है, लोकसभा के चुनाव लड़ने जमा किए जाने प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है। गाइस बिल्कुल उनके जो निक्षेप है उसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से वृद्धि की गई है, जो भी लड़ेगा, ठीक है ना। चलिएगा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था। प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था, चलिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। गैस एक बार, कई बार जैसे कि मैंने आप लोगों को ये पूछा ना दिनेश गोस्वामी समिति, तो गैस कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, आप लोग कंफ्यूज मत है ना, कि जो दिनेश गोस्वामी समिति थी, कौन सी, दिनेश गोस्वामी समिति थी, उसने कौन सी सिफारिश की थी, कौन सी सिफारिश की थी। तो गैस इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है, कौन सी सिफारिश की थी, ठीक है ना, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कौन सी सिफारिश की थी गैस। तो इसके आधार पर आप लोगों को पता कौन सी सिफारिश करी थी। बिल्कुल गैस, इन्होंने क्या करता था कि लोकसभा के चुनाव में जो सरकारी निक्षेप है या निधियन है, उसमें क्या करने की बात करी थी, वृद्धि करने की बात करी थी। और गैस जब वृद्धि करने की बात करी, आप कहोगे सर ये दिनेश गोस्वामी कौन थे। गैस आप लोगों ने देखा होगा 1990 की संयुक्त मोर्चा सरकार, संयुक्त मोर्चा सरकार जो चली थी 1990 की, तो उसके अंदर ये एक क्या नाम था, विधि मंत्री थे, यानी कि एक लॉ मिनिस्टर थे गैस, ठीक है ना, विधि मंत्री थे, जिसके आधार पर इनके अध्यक्षता में चुनाव सुधारों पर समिति का जो था वो गठन किया गया था। देखा जाए तो दिनेश गोस्वामी चुनाव सुधारों से संबंधित जो समिति उसके होते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे थे, क्या कहता है कि भाषा का गठन किया गया था। चलिएगा जिसका आंसर क्या होता है 1950, ये गलत। गैस 1952 में एसी छांगला, गैस क्या कहता है 1952 में एसी छांगला, क्या कहता है, एसी छांगला की अध्यक्षता में राजकीय भाषा आयोग का क्या करा गया था गैस, गठन किया गया था। किसका, राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था संविधान के अनुच्छेद। गैस यहाँ पर एक चीज आप लोग देख लेना, यहाँ पर एक चीज देख लेना आप लोग का, हिंदी जो है, हिंदी जो है आपकी राजकीय भाषा, नोट राष्ट्रीय भाषा। क्यों, क्योंकि राष्ट्र की कोई भाषा नहीं है, राष्ट्रीय भाषा के बारे में बात नहीं कर रहा है गए, किसके बारे में बातें कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ राजकीय भाषा के बारे में बात करता है। गए जिस चीज का ध्यान रख के चलना, कंफ्यूज मत होना, अगर कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, कि हमेशा राजकीय भाषा के बारे में बात करना, ना कि राष्ट्रीय भाषा। कहता है कि संघ की राजभाषा, कैसा, संघ की जो है राजभाषा है, यानी कि अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 344 संघ की राजभाषा। और आप लोगों ने देखा है, यानी कि जो कि देखिएगा, संघ की राजभाषा वैसे तो 343 के अंदर डाली गई है, लेकिन संघ की राजभाषा के आधार पर कहता है कि संघ की जो राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की, आयोग और संसद की समिति, कौन सी, आयोग और संसद की समिति, संसद की समिति की बातें करता है। बिल्कुल 344 को हमें क्या पूछा है, आयोग का गठन पूछा है ना, किसकी अध्यक्षता में किया जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल 343 क्या है, संघ की राजभाषा, और 344 क्या, आयोग के गठन की। और उसके बाद 345 में राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं को दे रखा है, या फिर किसी दो मध्य उनके बीच में किस तरीके की भाषा की बात होगी, तो उसको लेकर के बात की है, ठीक है ना। चलिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने आंसर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, दैट्स ग्रेट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है। निर्वाचन आयोग का महत्वपूर्ण कार्य, निर्वाचन आयोग का महत्वपूर्ण कार्य चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना है। दूसरा, परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में यह प्रावधान है कि 10 वर्ष बाद होने वाले प्रत्येक जनगणना के उपरांत निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। चलिएगा देखते हैं, चलिएगा आप लोग कमेंट देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। गैस आपको पता है कि परिसीमन आयोग की जो स्थापना है वो परिसीमन आयोग अधिनियम के अंतर्गत जो है
इसकी स्थापना किसके, भारत सरकार के द्वारा की जाती है। मतलब इसमें जो जनगणना के आधार पर ये क्या करता है कि जनगणना के आधार पर, जैसे कि मान लीजिए कहते हैं जैसे जनगणना करनी है ये यहाँ से, ये क्या करता है कि परिसीमन आयोग, और आप लोगों को नहीं पता है तो सुन लीजिए, ये क्या करता है जनगणना के आधार पर, जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करता है। किसकी, चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करता है। ठीक है गाइस, जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करता है, और इसी को क्या बोला जाता है, परिसीमन आयोग कहा जाता है। और परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर ही परिसीमन आयोग की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की जाती है। और यह आयोग देखकर कहा जाए ना कि एक तरीके से बहुत ही शक्तिशाली संस्था, और सबसे बड़ी बात इसकी, सबसे पॉजिटिव वाली बात क्या कहती है कि किसी भी न्यायालय के अंदर, किसी भी न्यायालय के अंतर्गत इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय में क्या है, चुनौती नहीं दी जा सकती है, चुनौती नहीं दी जा सकती। गैस आप लोगों से इस तरीके भी क्वेश्चन आ सकता है कि परिसीमन आयोग को भारत सरकार के अधिनियम द्वारा तैयार किया जाता है, या परिसीमन आयोग को किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, बिल्कुल नहीं दी जा सकती किसी भी आधार पर। और गैस एक चीज लगेगा, चाहे लोकसभा, परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा और राज्य विधानसभा के जगह है सम्मुख रखे जाते हैं, तो उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। उसने जो बात कह दी वही मानी जाएगी, वो किसी भी प्रकार से उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा, यानी कि अमेंड नहीं करा जाएगा। आगे देखते हैं क्या कहता है, कौन सा एक कथन सही है गैस। इसके अंदर कहता है कि ए और आर दोनों के दोनों सही है, और आर ए का क्या है, सही स्पष्टीकरण है। आर ए का क्या है, सही स्पष्टीकरण है। क्यों, क्यों इसका निर्वाचन आयोग का महत्वपूर्ण कार्य चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना है, और परिसीमन आयोग 1952 में यह प्रावधान है कि 10 वर्ष बाद होने वाले प्रत्येक जनगणना के उपरांत निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा गाइस। और बिल्कुल इसने क्या करता है कि जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा क्या है, निर्धारित करता है, बिल्कुल, यानी कि उनका परिसीमन। और आपको पता है हर 10 साल के बाद, हर 10 साल के बाद आज के आपका क्या होता है, जनगणना होती है, यानी कि जनसंख्या की क्या होती है, काउंटिंग होती है। जनसंख्या की क्या होती है गाइस, काउंटिंग होती है। इस बार 2021 चल रहा है, देखिएगा 2011 में होता, 2021 में जनगणना चल रही है। अब जैसी रिपोर्ट आएगी तो देखते हैं भारत की जनसंख्या कितनी हो चुकी है, कितने उसके अंदर पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, सबसे ज्यादा शिक्षित वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम शिक्षित वाला राज्य कौन सा है। ठीक है ना, तो इन सभी बारों में डिटेल बारों में आप लोगों को पता लगा। ठीक है गाइस, चलिएगा, जिन जिन लोगों ने इसका आंसर ये दिया है दैट्स ग्रेट, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, बहुत ही बढ़िया तरीके का क्वेश्चन है, देखते हैं। अच्छा गाइस एक बात बताइए, अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है, क्या कोई बता सकता है अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन, या एक बात बताइए सबसे पहले परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था। चलिएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गैस देखिएगा, आप लोग देकर के आते होंगे एग्जाम, अब वो सॉरी बोर्ड, अगर जो भी कैंडिडेट बोर्ड देकर आता है उसकी उंगली जो है स्याही के अंदर भीगी हुई होती है, तो उसके बारे में बताया गया है कि वो कौन सी स्याही है जो आपकी उंगली पर लगाई जाती है, जिसके आधार पर आप लोगों की वो मिटती नहीं है। ठीक है ना, आप कितना भी धोने की कोशिश करेंगे वो मिटेगी नहीं, क्योंकि डिजाइन इस तरीके से बनाई, इस तरीके से होती है। चलिएगा, चुनाव कथनों पर विचार, निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा, देखते हैं क्या कहते हैं। चलिएगा चलिएगा देखते हैं। चलिएगा बिल्कुल कमेंट दीजिएगा, देखते हैं आप लोग क्या कहते हो। चलिएगा देखिएगा, सामने आप लोग के कमेंट चल रहे हैं, सामने मैंने सिस्टम रख रखा है, तो इसको लेकर के थोड़ा सा चलिएगा, देखिएगा, चुनाव में मतदाता की उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही सिल्वर नाइट्रेट होती है, जो कि प्रकाश के संपर्क में आने पर त्वचा पर निशान छोड़ती है। गाइस ये सिल्वर नाइट्रेट होती है, क्या होती है, सिल्वर नाइट्रेट होती है, जो कि प्रकाश के जैसे आप लोग संपर्क में आते हो वो त्वचा पर क्या कर देती है, निशान छोड़ देती है।
सिल्वर नाइट्रेट त्वचा पर उपस्थित नमक से अभिक्रिया करके, आपको पता है आपकी स्किन पर नमक होता है, जब पसीने आते हैं ना तो आपने देखा पानी निकला है, ठीक है ना, तो क्या होता है नमक मिक्स होता है उसको लेकर के, तो अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड का निर्माण करती है और जल में क्या है घुलनशील लेगा है। आप लोग इसको पानी में अगर धोते हैं तो ये नहीं कि घुलनशील है और भी पक्का रंग हो जाएगा। यह स्याही दक्षिण भारत में स्थित कंपनी मैसूर पेंट एंड पर्सनल वार्निश लिमिटेड एमवीपीएल द्वारा क्या है बनाई जाती है। वर्ष 1962 के चुनाव में इस स्याही का इस्तेमाल किया है। वर्ष 1962 के चुनाव से क्या है इस स्याही का इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए गाइस जल्दी जल्दी देते हैं आंसर, आप लोग जल्दी बताइए क्या आंसर है इसका। बिल्कुल गाइस आप लोगों ने सही बताया, इसका आंसर क्या है, कुछ लोगों ने इसका आंसर क्या बताया, डी बताया, दैट्स ग्रेट गाइस। इसका आंसर क्या है, डी। आप लोगों को पता है कि इसका इस्तेमाल क्यों गया था, क्योंकि इसका इस्तेमाल सबसे पहले, ठीक है ना, आप लोगों को शायद पता होगा कि मैसूर के राजा थे, कौन मैसूर के राजा थे, उन्होंने सबसे बनवाया था इस चीज को लेकर के, ठीक है ना, कि यानी कि चुनाव के दौरान जो फर्जीवाड़े होते हैं ना उनको रेपने के लिए करवाया गया था। और सबसे पहले मैसूर के जो महाराजा थे, क्या नाम था उनका, शायद आई थिंक नालवाड़ी, नालवाड़ी कृष्णराज ऐसे कुछ करके नाम था। तो नालवाड़ी कृष्णराज द्वारा 1937 में स्थापित किया गया था, ठीक है ना। और उसके बाद से फिर ये जो कंपनी नहीं की थी मैसूर पेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो कंपनी नीति की गई थी, और 1947 के बाद इस कंपनी का जो है क्या है लिमिटेड के नाम से जाता। कर्नाटक सरकार भी अब भी जो भी स्याही करती है वो यही से, मतलब जो भी स्याही का यूज करता है वो इधर से ही होता है, ठीक है ना। बिल्कुल गाइस इसका मैंने बताया ना 1962 से इसका क्या है इस्तेमाल कर रखा है। और गाइस इस स्याही को सूखने में सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड का समय लगता है, 60 सेकंड का समय लगता है, ठीक है ना। अच्छा ये बताइएगा, क्या भारत के अंदर तो इस स्याही का इस्तेमाल होता है, क्या बाहर विदेशों में इस स्याही का इस्तेमाल होता है, बाहर विदेशों में वोटिंग की जाती है तो क्या इस स्याही का इस्तेमाल होता है। बाहर गाइस देखिएगा, भारत की सबसे अच्छी बात कहती है भारत इस स्याही का निर्यात करता है, निर्यात करता है, जैसे कि सिंगापुर में भी इसका निर्यात किया जाता है, ठीक है ना, थाईलैंड में भी इसका स्याही का निर्यात किया जाता है, आपका नाइजीरिया के अंदर इस स्याही का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, और उसके बाद साउथ अफ्रीका में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो गैस इस तरीके से मलेशिया वगैरह में शाही का इस्तेमाल किया, तो गैस ये सारी की सारी जगह ये शाही होती है, ठीक है। चलिए गैस बहुत बढ़िया, इंडिया की बहुत अच्छी स्थिति कि वो इस तरीके से बाहर भी भेज रही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। निर्वाचन आयोग अर्ध न्यायिक के रूप में, क्या कहता है निर्वाचन आयोग अर्ध न्यायिक के रूप में है, कैसा है, क्या कहता है निर्वाचन आयोग अर्ध न्यायिक के रूप में। इस आयोग के पास न्यायिक शक्तियां भी हैं, वह निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा करता है, उम्मीदवारों तथा दलों पर कार्यवाही करने हेतु राज्यपाल या राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। गाइज आपको पता है क्या कहता है कि निर्वाचन आयोग न्यायिक अर्ध न्यायिक के रूप में भी कार्य करता है, वो उनसे संबंधित विवादों का निपटारा करता है और उम्मीदवारों तथा दलों पर कार्यवाही करने हेतु राज्यपाल तथा राष्ट्रपति से क्या करता है वो सिफारिश करता है। दूसरा, निर्वाचन आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। चलिए गाइज क्या ये सही है, चलिए गाइस निम्न में से कौन सा कथन सत्य है जल्दी बताइएगा, निम्न गाइस कौन सा कथन चलिएगा, आप लोग के कमेंट है जो कंटिन्यू देखे जा रहे हैं, देखते हैं क्या आंसर देते हैं। गाइस जल्दी जल्दी से आंसर दिया कीजिएगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं, अगर चैप्टर पढ़ रखा है तो बिल्कुल 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 चैप्टर अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिएगा गाइस बहुत ही बढ़िया तरीके गाइस देखिएगा, ये गैर संवैधानिक ना कह करके इसे क्या है संवैधानिक निकाय है। इलेक्शन कमीशन को डाल के आर्टिकल्स दे रखा है और कहा जाता है कि ये एक तरीके से एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है, स्थायी व क्या है स्वतंत्र निकाय है, ठीक है ना। यानी कि सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत होती है, 25 का क्या आ जाएगा ए आंसर आ जाएगा, 25 क्या आ जाएगा ए सही है केवल, ठीक है ना। चलिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था, दिनेश गोस्वामी समिति का किससे संबंध था। गाय जिसके अंदर तो किसी प्रकार से कोई गलती करने की आपकी बात ही नहीं पड़ती, गुंजाइश ही नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे। चलिए गाय जल्दी से देखते हैं। गैस में पानी पी लो, गैस पता नहीं गले में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए गैस बहुत ही बढ़िया तरीके से, बिल्कुल गैस बिल्कुल कोई इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है, बी आंसर आ जाएगा, किससे है निर्वाचन सुधारों से संबंधित है, किससे निर्वाचन सुधारों से संबंधित है, दिनेश गोस्वामी समिति जिसके बारे में अभी हम लोगों ने देखा था। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा क्या कहता है, बहुत ही बढ़िया तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27।
गैस देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है कि भारत के चुनाव निर्वाचन आयोग में, भारत के निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक, चलिएगा देखते हैं नीचे दो वक्तव्य। भारत में निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक प्रावधानों के बिना नहीं होता है। गाइस देखिएगा जो इलेक्शन कमीशन है उसके जो सीईसी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको संवैधानिक प्रावधानों के बिना नहीं हटाया जा सकता है। ऐसा ये नहीं है कि वो यहाँ सीईसी बैठा उससे कह दिया चल भाई काम नहीं कर रहा चल निकल यहाँ से चल निकल, ऐसे नहीं कहा जा सकता है गाइस। उनको हटाने के लिए भी एक प्रोसेस रहता है, एक प्रक्रिया रहती है। और प्रोसेस प्रक्रिया कैसी रहती है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है उसी तरीके से इनको हटाया जाता है। एक सदन प्रस्ताव लाया जाता है सदन के अंदर, चाहे वो लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, उसके आधार पर वो पारित होता है, बातचीत करते हैं, उसके बाद हट करने के बाद इसको हटाया जाता है। दूसरा, भारत के निर्वाचन आयोग में, निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक व्यक्ति है। गैस बिल्कुल सही जवाब बोला है। निम्न में से कौन सा एक सही है? इसका आंसर ए आता है। ए और आर दोनों के दोनों सही है और आर ए का क्या है? सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों के दोनों सही है और आर क्या है? ए का बिल्कुल सही स्पष्टीकरण है। बिल्कुल गैस इसका आंसर यही बिल्कुल सही तरीके से आता है। ठीक है ना गैस, ए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। गैस ध्यान रखिएगा, देखिएगा संवैधानिक व्यक्ति है, क्यों? क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों से के बिना नहीं हटाया जा सकता है। संवैधानिक व्यक्ति है जब भी तो उसी आधार पर, नहीं तो कोई भी ऐसा होता है अगर उसको कह सकते हैं प्रसाद पर्यंत होता है तो उसको राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है कि भाई आपकी सीट है, आपकी जरूरत नहीं है, चलिएगा अब जाइएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? लोकसभा और विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? गैस बिल्कुल सही बात बोली है कि लोकसभा और चुनाव, विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, किसी चुनाव प्रत्याशी की, यानी कि जो चुनाव प्रत्याशी है, ठीक है ना, उसके बारे में लोकसभा में, विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त हो जाती है? जब वो लोग वोट डालते हैं तो कौन से आधार पर उनकी चुनाव राशि जब्त हो जाती है? चलिएगा देखते हैं क्या आंसर देते हो गैस। सोच समझ कर आंसर देना। बिल्कुल आप लोगों को पता है क्या 1/3 मत, क्या 1/6 मत, क्या 1/10 मत, या मैं चुनाव जीतने में असफल हो जाता हूँ? जमानत राशि यानी कि जब वो इलेक्शन, जमानत राशि क्या होती है? जब वो इलेक्शन लड़ते हैं तो उनको कुछ अमाउंट जो है वो जब जमा करवाना होता है। इलेक्शन लड़ने के लिए कुछ जो अमाउंट है वो क्या करना होता है? जमा करना होता है। जमा करना होता है। जैसे ही अगर उनको टोटल वोट की इतनी वोट अगर नहीं मिलेंगे तो उनको पैसा रिफंड नहीं जाएगा, अन्यथा जब इससे ज्यादा ले लेगा तो उनको पैसा रिफंड होगा। गैस देखिएगा बिल्कुल ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है। गैस इसका आंसर आता है डी। बिल्कुल, जब वो कुल मतदान का 1/10 प्राप्त नहीं कर पाता है तो उनकी जमानत राशि क्या हो जाती है? जब्त कर ली जाती है। जमानत राशि क्या है गैस? जब्त कर ली जाती है। ठीक है ना गाइस, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग कुछ आंसर दिया, कुछ नहीं, चलिएगा बहुत बढ़िया तरीके से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। आप लोग की स्क्रीन पर क्या कहते हैं? भारत के अंतर्गत मतदाता दिवस, वोटिंग दिवस, वोटिंग डे, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? चलिएगा जल्दी से बताइएगा मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। देखते हैं। चलिएगा आप लोग के कमेंट लगातार देख रहे हैं, इधर भी चल रहे हैं और उधर भी चल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से। बिल्कुल गैस इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 का क्या हो जाएगा गैस? इसका आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को, 25 जैन को, 25 जैन को यानी 25 फरवरी को क्या है? मतदाता दिवस। क्या है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, चलिएगा बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। बहुत ही बढ़िया कहेगा, क्या कहते हो कि सर जी फिर कथन और कारण वाला, ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि आते हुए क्वेश्चन भी क्या है? गलत हो जाते हैं। आते हुए क्वेश्चन भी क्या है? गलत हो जाते हैं सर जी, ये क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं। चलिएगा कोई बात नहीं, कोई गलत नहीं होते हैं, बढ़िया तरीके से इनको चलिएगा इस
गाइस मैं पहले ही बोल रहा हूँ, सोच समझ कर पढ़ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स हो सकती हैं जो कि आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स बन सकती है। इसको एक बार सोच समझ के पढ़ना, क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो छोटी छोटी चीजें बड़ी होने में कब टाइम ले जाए कुछ पता नहीं लगता है। यानी कि वो आपकी कितनी बड़ी गलती करते हैं कुछ पता नहीं लगा। नीचे दो वक्तव्य दिए गए, कथन और कारण, चलिए। भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। गैस क्या सही है ये? क्या भारत का निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्राधिकरण है? संवैधानिक प्राधिकरण। गैस यहाँ पर बात कर रहा है संवैधानिक प्राधिकरण की, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की। क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल, गैस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो एक, निकाय है, क्या है? संवैधानिक निकाय है वो एक, ना कि प्राधिकरण है, ना कि अथॉरिटी है किस तरीके से। पहला गलत। दूसरा, भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण भारत के अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर रहता है। भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण जो है किसका? ठीक है ना, निर्वाचन आयोग। अब देखते हैं क्या कहता है कि निर्वाचन आयोग का अगर, गाइस आप एक बात बताइए, मैंने आपको, एक मिनट गाइस, निर्वाचन ठीक 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 प्राधिकरण, अच्छा मैं गैर संवैधानिक समझा था, ठीक है गाइस, ठीक है, मिस्टेक। देख गाइस एक मिनट के लिए थोड़ा सा बाई में थोड़ा सा गलती देखिएगा। गैस सॉरी, थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया था, क्योंकि मैंने गैर संवैधानिक सोच रहा था, गैर संवैधानिक को लेकर के चल रहा था। ठीक है ना, बिल्कुल गाइस। भारत का निर्वाचन एक संवैधानिक प्राधिकरण है, चाहे निकाय बोल लीजिए, प्राधिकरण अथॉरिटी है, निकाय है, बॉडी है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ठीक है ना। अब देखिएगा, मैं गैर संवैधानिक समझा था, ठीक है ना गैस, बाय मिस्टेक, सॉरी फॉर दिस। कथन ए बिल्कुल ए सही है। दूसरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है ना, भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण भारत के अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर रहता है। गैस एक बात बताइएगा, ये आप लोग का इलेक्शन कमीशन है, ये आप लोग का इलेक्शन कमीशन, और दूसरी तरफ क्या कहता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है। गाइस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को देखने का काम किसका होता है आपको पता है? राज्य निर्वाचन आयोग का। किसका? राज्य निर्वाचन आयोग का काम रहता है। क्या उसका क्या भारत के निर्वाचन आयोग से कोई संबंध है? निर्वाचन आयोग का निरीक्षण भारत के अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर रहता है। क्या मतलब ये इसका निरीक्षण करेंगे? क्या बात है। ठीक है ना, तो आर गलत है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। ठीक है ना गाइस, माय मिस्टेक, संवैधानिक की जगह ना वो दूसरा वाला सांविधिक प्राधिकरण को ध्यान में आ गया, तो गैर संवैधानिक या सांविधिक प्राधिकरण है उसको दिमाग में आ गया। तो गैस बिल्कुल सही है, संवैधानिक निकाय या संवैधानिक प्राधिकरण, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत है गाइस, ठीक है ना। माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दिस। चलिएगा आगे, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 गैस, फिर वही कहानी। 31 के अंदर भी वही कहानी, क्या कह रखा है, बिल्कुल भारत में राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्राधिकरण है गाइस, बिल्कुल इसको आप लोग मना नहीं कर सकते, ठीक है ना। निम्न कथनों पर विचार, इसको मना नहीं कर सकते। दूसरा, निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है, बिल्कुल निर्वाचन आयोग कार्यपालिका, और कार्यपालिका के अंदर गाइस किसको शामिल करा गया? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को शामिल करा गया। इसको राष्ट्रपति को। गाइस अगर आप लोग देखते हो कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन शामिल होते हैं आपको पता है? इसके अंदर कौन? प्रेसिडेंट को शामिल किया जाता है, इसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट को शामिल किया जाता है, इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर को शामिल किया जाता है, इसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को शामिल किया जाता है, इसके अंदर एजीआई को शामिल किया जाता है। तो गाइस ये 5 कैंडिडेट है जो कार्यपालिका के अंदर कार्य करते हैं, कार्यपालिका के पास होते हैं, लेकिन इसके आधार अधिकार कार्यपालिका के पास है, यानी कि इसको राष्ट्रपति माना गया है। और गैस आप लोगों को पता होगा संविधान का अनुच्छेद 53, संविधान का अनुच्छेद 53 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें? राष्ट्रपति में निहित है। जितनी भी संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किसके अंदर निहित है? राष्ट्रपति के अंदर निहित है, ठीक है ना। राष्ट्रपति में निहित संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा कथन सत्य है? जिसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 दोनों, 1 एंड 2 दोनों के दोनों इसका आंसर हो जाएंगे। दैट्स ग्रेट, बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चन। ओहो, चलिए गाइस,
क्वेश्चन नंबर 32 है गाइस, अगर आप लोगों को याद होगा क्वेश्चन नंबर 32, तो आप लोग इसका आंसर दे ले जाएंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। क्यों? क्योंकि इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूं। अगर आप लोगों को याद होगा तो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन करवाए थे मैंने, एक दो तीन क्वेश्चन के बाद शायद था, तो उसके अंदर इसके क्वेश्चन के बारे में दे रखा था। अब जल्दी से जल्दी मुझे बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर मैं ऑलरेडी अब बता दूं। अगर इसमें से भी किसी ने गलती करी गाइस, तो फिर कुछ नहीं हो सकता उसके, फिर उसका भगवान ही मालिक है फिर। चलिएगा। चलिए गाइस, बहुत 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 ही बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हैं, दैट्स ग्रेट। क्या कहता है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के संदर्भ। परिसीमन से तात्पर्य किसी राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना है। बिल्कुल, निर्वाचन क्षेत्र की क्या करना है? सीमाओं का निर्धारण। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन की प्रक्रिया में सामान्यतः लोकसभा या विधानसभा की सीटों में बिना कोई परिवर्तन किए उनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है। कौन सा कथन सही है गाइस? बिल्कुल सही जवाब है। इसके कथन तीनों के तीनों सही है, यानी कि 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों सही है। और मैंने आप लोगों को बता दिया है कि परिसीमन आयोग जो है, परिसीमन अधिनियम भारत सरकार के द्वारा तैयार किया जाता है और ये देखता है कि जनगणना के आधार पर, जनगणना के आधार पर जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनकी सीमाओं का क्या करता है? निर्धारण करता है। और इसके आदेशों किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और दूसरा, जब भी इसके आदेश आएंगे, चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, राज्य विधानसभा के सम्मुख अगर इसके परिसीमन आयोग के आदेश रखे जाते हैं, तो तब उन आदेशों में किसी प्रकार से कोई संशोधन भी नहीं किया जा सकता। तो ये परिसीमन आयोग का। और सीटों में कोई प्रतिबंध उनका सीटों का निर्धारण कर सकता है। ठीक है ना गाइस? चलिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने आंसर दिया क्वेश्चन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है गाइस। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग की स्क्रीन पर नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, पहला और दूसरा आप लोगों को पढ़ना है। इन दोनों में से किसका आंसर सही आता है? चलिए गाइस, गाइस उस चीज को लेकर के आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा जम्मू और कश्मीर वाला जो राज्य बना है, ठीक है ना? आप लोगों ने देखा होगा जम्मू कश्मीर वाला जो राज्य बना है उसको लेकर के बात करी गई है। उसको लेकर के क्या है गाइस? बात करी गई है। तो ठीक है ना? गाइस देखिएगा, इसके अंदर दो ही चीजें, इसने जो टाइपिस्ट है उसने एक छोटी सी मिस्टेक कर देखी है। इधर चार राज्यों के क्षेत्र में लिख रहा है, इधर चार राज्यों का असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड के इसके आधार पर लिख दिया है गाइस। हाँ देखिएगा, सही है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र सरकार ने क्या कहता है? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख के साथ पूर्वोत्तर के, कैसे गए? पूर्वोत्तर के चार राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की मंजूरी दे दी। किसके राज्यों में निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की मंजूरी दे दिया गया? बिल्कुल केंद्र सरकार ने, ठीक है ना? दूसरा क्या कहता है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ पूर्वोत्तर के चार राज्यों में असम, मिजोरम, असम है, मिजोरम है, मणिपुर और नागालैंड में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन का गठन किया। गाइस ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये चार पूर्वोत्तर राज्य उनके साथ नहीं है। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि वो चार पूर्वोत्तर राज्य बताइएगा, चार पूर्वोत्तर राज्य बताइए जिनके अंदर परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। ठीक है ना? तो गाइस इसका आंसर ए हो जाएगा, बी नहीं होगा, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, इसका आंसर गाइस सी हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, डी इसका नहीं है।
ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा, यानी कि ए सही है और आर जो है गलत है। बिल्कुल केंद्र से जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को ले लेकर पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में भी निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की, कि भैया उनके जनगणना के अनुसार पर आप देखिएगा, उनकी जनगणना के आधार पर आप देखिएगा उनके निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण कीजिएगा। लेकिन इसके अंदर इन 4 राज्यों को, असम, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड को शामिल नहीं करा गया है। तो आप लोगों को देखना है किस किस को शामिल करा गया है। ठीक है ना, चलिएगा इस कमेंट करके मुझे जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा वो 4 राज्य कौन कौन से है, वो 4 राज्य कौन कौन से है, जल्दी से बताइएगा। चलिए गाइस, आप लोग के कमेंट देखे जा रहे हैं। चलिए गाइस, बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलिए गाइस, बिल्कुल गाइस देख लीजिएगा कौन कौन से बता रहे हैं, असम, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। चलिए गाइस, आप लोग के कमेंट देखे जा रहे हैं लगातार। और गैस आप लोगों को पता है जब इन्होंने बनाने की बात करी थी तो इस पर क्या है, 2020 में रोक भी लगा दी गई थी। गैस चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है। प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत क्या करा जाता है कि एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। चलिएगा देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। वो सॉरी, सेकंड नंबर स्टेटमेंट, परिसीमन अधिनियम के लागू होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है। इसकी परिसीमन आयोग की क्या है, नियुक्ति की जाती है। और यह संस्था निकाय निर्वाचन आयोग के साथ क्या करती है, मिलकर कार्य करती है। गाइस आप लोगों ने देखा है आर्टिकल 80, आपको पता आर्टिकल, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आर्टिकल 79 में क्या दे रखा है, संसद का गठन। आर्टिकल 80 में क्या दे रखा है, राज्यसभा की संरचना। आर्टिकल 81 में क्या दे रखा है, लोकसभा की संरचना। और आर्टिकल 82 कहता है प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन, यानी कि प्रत्येक जो जनगणना रहेगी, प्रत्येक जनगणना के बाद जो कि आर्टिकल आप लोगों को, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन, पुनः समायोजन। ठीक है, अब देखिएगा इसके अंदर ये बात कर रहे थे, तो इसने कहा है कि प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। ठीक है भाई, ये बात सही होगी। परिसीमन अधिनियम के लागू होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है और यह संस्था बिल्कुल निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर कार्य करती है। गैस बिल्कुल कथन सही है, ए और आर दोनों को दोनों सही है। जब इसका अधिनियम लागू हो जाता है, जब अधिनियम लागू हो जाता है तो उसी के बाद उसी के आधार पर क्या करते हैं, ये कार्य करना शुरू करते हैं और इनकी नियुक्ति की जाती है निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर, क्योंकि निर्वाचन आयोग का काम क्या था, इलेक्शन करवाना। और ये क्या देखता है, निर्वाचन क्षेत्र को क्या देखता है, एरिया को देखता है। क्या करता है, एरिया को देखता है। तो गैस बिल्कुल सही जवाब है, देखिएगा। अच्छा ये बताइएगा सबसे पहला परिसीमन, मैंने आप लोगों से पूछा था कि सबसे पहला परिसीमन जो है वो कब बना था, सबसे पहला परिसीमन कब बना था, क्या गैस सबसे पहला परिसीमन 1952 में बना था। और उसके बाद 1963 में बना था, उसके बाद 1973 में बना था, 2002 में बना था। इस तरीके से परिसीमन की बात करिए। ठीक है ना गैस, और भी देख लीजिएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 35, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन पर। चलिएगा जल्दी जल्दी करते हैं, बिल्कुल ये क्वेश्चन हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग चलते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरीके से देख लेते हैं, नहीं तो हो सकता है तो उसके बाद एक और देख लेंगे, इतनी जल्दबाजी कोई नहीं है जाने की। परिसीमन आयोग की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। ओके,
परिसीमन आयोग की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि क्या हो चुका है, रिटायर्ड हो चुका है, प्राप्त न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, यानी कि उसको अध्यक्ष बनाया जाता है। गैस एक बात बता दीजिएगा, अगर कभी आप लोग आईएएस वगैरह बन जाएंगे ना, तो बनने के बाद जैसे ही रिटायर हो जाएंगे तो ये मत सोचिएगा आप लोग हट गए हैं। गैस कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की सेवाओं में आपको करने के लिए बुलाया जा सकता है, किसी आयोग का आपको कैंडिडेट बना दिया जाए, अध्यक्ष बना दिया जाए, जांच पड़ताल करने के लिए बना दिया, तो इस तरीके की चीजें होती रहती है, ठीक है ना। दूसरा, इस आयोग में सदस्य के रूप में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी या मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नामित कोई निर्वाचन आयुक्त या संबंधित राज्यों के निर्वाचक आयुक्त शामिल होंगे। गैस बिल्कुल सही बात है, उनके द्वारा जो सीईसी के द्वारा और भी जो इलेक्शन कमिश्नर है वो भी सारे के सारे संबंधित राज्य के जो निर्वाचन आयुक्त है, यानी कि जो स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर है, राज्य निर्वाचन आयोग होगा ना, उसके जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उनको भी शामिल किया था। परिसीमन आयोग जरूरत पड़ने पर अन्य अधिकारियों को बुला सकता है। गैस बिल्कुल अगर लगता है कि बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा एरिया कनेक्शन करना है, उनका बनाना है निर्वाचन क्षेत्रों का, तो उसके आधार पर अगर जरूरत पड़ती है तो और भी क्या कर सकता है, अधिकारियों को वो बुला सकता है। तो दिए गए कथनों में कौन सा सही है गैस, इसका आंसर क्या आता है, सी आ जाता है, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 गैस बिल्कुल सही जवाब है। क्यों, क्योंकि इसके आधार पर जो बुलाया गया था उनके आधार पर बुलाया जा सकता है, और को भी अन्य अधिकारियों का बुला सकता है, ठीक है ना गैस। बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35 का आंसर क्या हो जाएगा, इस बिल्कुल सी जवाब हो जाएगा 35 को लेकर के, ठीक है। चलिएगा चलिएगा ये लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं आप लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग कि सर एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक क्वेश्चन और करवा दीजिएगा। चलिएगा बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। निम्न में से कौन कौन सी निम्न में से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणाली या भारत में विधिक निर्वाचन के लिए स्वीकृत की गई है, कौन कौन सी निर्वाचन प्रणाली या भारत में विधिक निर्वाचन के लिए स्वीकृत की गई है। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या कहता है। मतलब ये कहता है कि ध्यान रखना, ये कहता है कि जब निर्वाचन किया जाता है, जब निर्वाचन किया जाता है तो उसके आधार पर कौन कौन सी प्रक्रिया या किस प्रक्रिया के आधार पर, किस प्रक्रिया के आधार पर जो है इलेक्शन किए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के वयस्क मताधिकार के आधार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। गाइस देखिएगा, ये एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर आपको पता ही है कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है तो उसके आधार पर कहा जाना है कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो किसके आधार पर है, कि एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया गया, ठीक है। और जो मतदान होता है गुप्त मतदान होता है, ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर। और आपको पता है लोकसभा और विधानसभा के जब इलेक्शन किए जाएंगे तो उसमें लगेगा कि इनके जो इलेक्शन होंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर, इसके प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर। और गैस आप लोगों को पता है जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, जो प्रेसिडेंट का क्या होता है इलेक्शन होता है, वो भी जनता के द्वारा क्या करा जाता है, जनता के द्वारा क्या होता है, प्रत्यक्ष ना होकर के क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष ना होकर के क्या होता है, अप्रत्यक्ष थ्रू ऑपोजिशन। देखा जाए तो किसके, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है वही प्रतिनिधि किसको चुनते हैं, प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है गाइस, बिल्कुल निम्न में से कथन जो सी सत्य है, ताकि दोनों के दोनों ही क्या है, सत्य है। चलिए गाइस अब आप लोगों से मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप लोग हंसते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और साथ में पढ़ते रहे। अपना अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, 2 गज की दूरी, मास्क है बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है गाइस। बिल्कुल इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, बिल्कुल इसके बाद जो आगे क्वेश्चन है। और गाइस इसके बाद आगे कुछ क्वेश्चन और भी बचे हुए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चन है गाइस। तो इसी हिसाब से मतलब निर्वाचन है, क्वेश्चन क्वेश्चन के अंदर गाइस हमने पूरे के पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है। अगर आप लोग देखते हो तो पूरे पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है, इसी तरीके से चलते हुए रहेगा, ठीक है ना। चलिए गाइस बाय बाय बाय, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बाय टू ऑल, टेक केयर, थैंक यू थैंक यू। बिल्कुल गाइस आप सभी लोग भी अपना अपना ध्यान रखिएगा। चलिए गाइस थैंक यू वेरी मच एंड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।